हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे टॉप 1000 एमसीक्यू का पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। तो ऑप्शन इस प्रकार से हैं, 22 जुलाई 1947 को, 23 जुलाई 1947 को, 25 जुलाई 1947 को या 15 अगस्त 1947 को। देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, लेकिन जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको सबसे पहले स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। तो इसका आंसर होगा ए, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन इस प्रकार से हैं, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी या भीमराव अम्बेडकर। तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी आपको पता होना चाहिए। भीमराव अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। जे बी कृपलानी एक उप समिति थी मूल अधिकारों के लिए, उसके अध्यक्ष थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा बी, राजेंद्र प्रसाद। देखिए, एक झंडा समिति 2 अप्रैल 1931 को भी गठित की गई थी। 2 अप्रैल 1931 को एक झंडा समिति गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन ये जो झंडा समिति है ये संविधान सभा से संबंधित है, और संविधान सभा की जो झंडा समिति थे उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। इसमें अन्य सदस्य जो थे वो अबुल कलाम आज़ाद थे, सरोजनी नायडू थी, सी राजगोपालाचारी थे, के एम मुंशी थे और भीमराव अम्बेडकर। ये सब इसके सदस्य थे, लेकिन अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और 2 अप्रैल 1931 को जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कराची में, उसमें जो झंडा समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये झंडा समिति संविधान सभा वाली है, जिसको तदर्थ झंडा समिति भी कहते हैं। तो तदर्थ झंडा समिति जो थी उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, 14 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1948, 17 नवंबर 1949, 25 नवंबर 1949। देखिए, जो तृतीय वाचन था वो 17 नवंबर 1949 को शुरू हुआ था और ये 26 नवंबर 1949 तक चला था। तो 17 नवंबर 1949 है उसको ये शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 को ये ख़त्म हुआ तृतीय वाचन। तो इसका आंसर होगा सी, 17 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, फरवरी 11 1948 को, इनमें से कोई नहीं। देखिए, लागू जो पूर्ण रूप से हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन कुछ जो संविधान के भाग थे वो 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे। क्योंकि अगर आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। तो इसमें 26 नवंबर 1949 का जिक्र है प्रस्तावना में। तो इसलिए भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार जो हो गया था वो 26 नवंबर 1949 को हो गया था, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो इसमें ये क्वेश्चन कई रूप से पूछा जा सकता है। जैसे पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ तो वो 26 नवंबर 1949 को होगा, और अंगीकृत कब किया गया, जैसा कि मैंने अभी आपको प्रस्तावना पढ़ के सुनाया, तो वो भी 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकृत किया गया था। तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कई तरीके से, तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने 2-3 तरीके के क्वेश्चन डाल दिए हैं इस स्लाइड्स में। तो इसका आंसर होगा ए, 26 नवंबर 1949 को। अब अगला क्वेश्चन है, संविधान जो है वो लागू कब हुआ था। तो आप यहाँ पे देखिएगा, अंगीकृत कब किया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को।
तो याद रखिएगा, लागू होना पूछा जाए तब 26 जनवरी 1950, क्योंकि इसमें पूर्ण रूपेण लागू होने की बात की जा रही है। कुछ प्रावधान तो लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 से ही। तो इसका आंसर होगा ए, 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या भारतीय संसद द्वारा। तो उसमें भारतीय संसद थी नहीं, गवर्नर जनरल का भी कोई इसमें रोल नहीं था, ब्रिटिश संसद का भी नहीं था, क्योंकि जो हमारी संविधान सभा थी वो एक संप्रभु संस्था थी। तो इस तरीके से ए हो जाएगा संवैधानिक सभा द्वारा। ये संवैधानिक सभा कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित हुई थी और इसी के माध्यम से हमारे संविधान को बनाया गया और उसे अपनाया गया। तो इसका आंसर होगा ए, संवैधानिक सभा द्वारा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो मैंने इस क्वेश्चन को क्यों डाला है, क्योंकि इसमें दूसरी तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो यहाँ पर भी संविधान सभा ही आंसर होगा, क्योंकि अधिनियमित या अंगीकृत ये सभी वर्ड एक ही होते हैं, बस पूछने के तरीके अलग हैं। तो इसका आंसर होगा ए, संविधान सभा द्वारा। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से। तो इसका आंसर होगा बम्बई प्रेसिडेंसी से। तो बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में ये निर्वाचित हुए थे भारतीय संविधान सभा के लिए। अब यहाँ पे उपचुनाव के माध्यम से क्यों निर्वाचित हुए थे, तो 1946 में जब संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था तो भीमराव अंबेडकर जो थे वो अविभाजित भारत से बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से चुने गए थे, और जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, ये क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, तब जो अंबेडकर जी थे वो पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में खड़े हुए और भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। तो अगर सर्वप्रथम पूछा जाए तो वो बंगाल प्रांत से निर्वाचित हुए थे, लेकिन जब बंगाल प्रांत का जो हिस्सा पाकिस्तान के अंतर्गत चला गया, अर्थात पूर्वी पाकिस्तान के अंतर्गत चला गया, तब ये बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे भारतीय संविधान सभा के लिए। तो इसलिए इसका आंसर बी आप बम्बई प्रेसिडेंसी ही मानिए, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है उस हिसाब से पश्चिम बंगाल है, तत्कालीन मध्य भारत है, पंजाब है। तो इसके लिए इसमें सबसे सुटेबल आंसर बी ही होगा, बम्बई प्रेसिडेंसी से। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मरण कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश का एक स्थान है महू, तो महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, और 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी। तो दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी और मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो इसमें इनका आंसर होगा 1891 और 1956 बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। तो पहला ऑप्शन है 1948 में, दूसरा ऑप्शन है 1949 में, तीसरा ऑप्शन है 1950 में और चौथा ऑप्शन है 1951 में। तो जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को अपनाया गया था, और इसी दिन राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया था। राष्ट्रगीत क्या है हमारा, वंदे मातरम। साथ ही साथ इसी दिन जो पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उनको भी स्वीकार किया गया था। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा सी, 1950 में। अगर डेट पूछी जाए तो 24 जनवरी। राष्ट्रगान जो हम गाते हैं वो 52 सेकंड में गाते हैं, और इसका जो छोटा संस्करण होता है, छोटा वर्जन जो राष्ट्रगान का होता है, वो 20 सेकंड में गाया जाता है। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको और बता दी। ये 52 सेकंड वाला तो आपको पता ही होगा,
लेकिन जो ये छोटा इसका वर्जन होता है उसको 20 सेकंड में गाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया था? राजकीय चिन्ह हमारा क्या है? राजकीय चिन्ह हमारा है अशोक का सिंह स्तंभ। देखिए, जो अशोक का स्तंभ है सारनाथ का, उसमें ऊपर जो 4 सिंह हैं उसी को मुख्य रूप से हमारा राजकीय चिन्ह स्वीकार किया गया है। उसके नीचे 4 पशु आकृतियाँ भी हैं और एक चक्र है, चक्र में 24 तीलियाँ हैं और 4 पशु आकृतियाँ हैं। वे 4 पशु आकृतियाँ क्या हैं, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और ये सारनाथ वाराणसी में स्थित जो अशोक का सिंह स्तंभ है उसका शीर्ष जो है उसको राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। तो आप बताएंगे इस पे 4 पशु आकृतियाँ कौन है जो उसके धरातल पे हैं? मतलब कि मैं स्तंभ की बात कर रहा हूँ, राजकीय चिन्ह की बात नहीं कर रहा हूँ। स्तंभ के जो आधार पे 4 आकृतियाँ हैं उसका नाम आपको हमें बताना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना आज़ाद ने या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने? तो इसका आंसर होगा सी, मौलाना आज़ाद ने। तो मौलाना आज़ाद जो थे वो वयस्क मताधिकार के मुद्दे पर ये कहे थे कि ये जो मताधिकार है, वयस्क मताधिकार, इसको 15 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया जाए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद वयस्क मताधिकार के समर्थन में थे तो इसको स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है ये संविधान के प्रारंभ से नहीं था। सार्वभौमिक मतलब 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं वो मत दे सकते हैं, तो ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हुआ। ये संविधान के प्रारंभ से नहीं था, ये 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 और 89 पे कह सकते हैं, क्यों इसकी 1988 में इसको पेश किया गया था और 89 में पारित हुआ था। तो इसके माध्यम से मतदान की उम्र जब 21 से 18 वर्ष की गई तब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात आई संविधान में। तो शुरुआत से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार संविधान में नहीं था, वयस्क मताधिकार था। तो इसको स्थगित करने की बात कही थी मौलाना आज़ाद ने, लेकिन राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू का जो मत था वो विजयी हुआ था और वयस्क मताधिकार को शुरुआत से ही स्वीकार कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत था? ऑस्टिन, CR एटली, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये वक्तव्य ग्रेनविले ऑस्टिन का था। तो किसने कहा था? ये ग्रेनविले ऑस्टिन ने। इनकी एक पुस्तक भी है जिसमें ये इसको वर्णित किया गया था, उसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकी बुक है ग्रेनविले ऑस्टिन की, ये याद रखिएगा। उसी में ये कहा गया था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15, 13, 12, 10। तो संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी, जिसमें मुख्य जो थी वो विजय लक्ष्मी पंडित थी, सरोजनी नायडू थी, सुचेता कृपलानी थी, राजकुमारी अमृत कौर थी, कमला चौधरी थी और भी कई थी, 8-10 और भी थी। इसमें एक हंसा मेहता भी थी, रेणुका राय भी थी। तो मुख्य जो हैं विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, हंसा मेहता, ये मैंने आपको बता दिया है। विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में एक चीज़ ये याद रखिएगा, UN जनरल असेंबली की पहली महिला जो अध्यक्ष थी
वो विजय लक्ष्मी पंडित थी। ये 1953 में यूएन जनरल असेंबली की महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। तो विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, यूएसए के संविधान से। तो उद्देशिका का विचार जैसे कि आप जानते हैं यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें संविधान जो है वो सर्वोच्च है, क्योंकि अगर आप संविधान की विशेषताएं पढ़ें तो उसमें लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और संसदीय सर्वोच्चता की जो शक्तियां हैं उनमें संतुलन होगा। तो ये दोनों आपस में संतुलित हैं, लेकिन जो संविधान है जो कि मौलिक विधि का प्रथम स्रोत होता है और सभी विधियों से ऊपर होता है, आधारभूत विधि होता है, वही हमारी राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है। तो संविधान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है, इसे आप पता होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? अर्थात भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है, फेडरल स्ट्रक्चर है, वो किससे संबंधित है? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। ये कनाडा से संबंधित है और ये क्वेश्चन आया भी था यूपीपीसीएस 2017 में। शायद आप 17 का पेपर देखिएगा, शायद उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। उसमें इस तरीके से पूछा गया था कि भारतीय अर्ध संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो ये कनाडा से ली गई। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनराविलोकन की व्यवस्था कहाँ कहाँ है? केवल भारत में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए दोनों में, या केवल यूके में? तो ये भारत में भी है और यूएसए अर्थात अमेरिका में भी है। तो इसका आंसर होगा सी, भारत और यूएसए। न्यायिक जो पुनराविलोकन है इसकी व्यवस्था आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंतर्गत भारतीय संविधान में की गई है। तो ये 3 आर्टिकल हैं न्यायिक पुनराविलोकन से संबंधित, इन्हें आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, इटली या कनाडा? समवर्ती सूची जिस पर संघ भी कानून बना सकता है और राज्य भी। तो संघ और राज्य जिस सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं उसको समवर्ती सूची कहा जाता है। समवर्ती सूची ये अनुसूची 7 के अंतर्गत है और समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया की देन है। तो इसका आंसर होगा डी, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? यहाँ पे डीपीएसपी की बात की जा रही है। डीपीएसपी भारतीय संविधान में भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के बीच में है और इसकी संकल्पना जो है वो आयरलैंड पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। मौलिक कर्तव्यों के बारे में ये चीज़ याद रखिएगा, जो कर्तव्य थे ज़्यादातर जो साम्यवादी देश थे उन्हीं में थे, उनमें कुछ कर्तव्य जनता के लिए निर्धारित कर दिए गए थे। तो ये अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश संविधान और फ्रांस का संविधान ये तो लोकतांत्रिक देश थे। तो उस समय रूस के संविधान में ही मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया था और उसी से भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए। किसकी अनुशंसा पे, किस समिति की अनुशंसा पे? तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे। तो इसका आंसर होगा रूस के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? फंडामेंटल राइट लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो इसका आंसर होगा सी। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? जापान, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका। ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, यहाँ पे अलिखित संविधान है।
यहाँ संसदीय प्रक्रियाओं और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आधार पर संविधान का निर्माण होता चला गया है, प्रथाओं का निर्माण होता चला गया है। लिखित संविधान सबसे पहले अमेरिका में आया था और अमेरिका को ध्यान में रखकर ही भारत ने भी लिखित संविधान को अपनाया है। तो इसका आंसर होगा डी, अमेरिका। भारतीय संविधान में 300 अनुच्छेद हैं, 350 अनुच्छेद हैं, 400 से अधिक अनुच्छेद हैं या 500 अनुच्छेद हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। शुरुआत में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन बाद में कई संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेदों की संख्या बढ़ गई है और इस समय अनुच्छेद जो हैं वो 400 से अधिक हैं। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो अभी मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि 395 अनुच्छेद संविधान के प्रारंभ में थे। तो प्रारंभ की बात की जा रही है, तो इसका आंसर होगा सी, 395। भारतीय संविधान में शामिल हैं 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। तो 22 भागों में 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अब ये 395 अनुच्छेदों के अंतर्गत भी कई अन्य अनुच्छेद जोड़ दिए गए हैं। तो इस तरीके से देखें तो संख्या 430 के ऊपर पहुंच गई है लगभग। एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये 430 के ऊपर है ये संख्या। लेकिन अगर अनुच्छेदों का जिक्र किया जाए तो 395 अनुच्छेद तो 395 ही हैं, लेकिन उसमें कई अनुच्छेद और ऐड कर दिए गए हैं। तो इसका आंसर होगा ए, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान जब लागू हुआ था तब 8 अनुसूचियां थीं। उसके बाद में 4 अनुसूची और जोड़ी गई हैं। इस समय 12 अनुसूची हैं। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, ये 4 बाद में जोड़ी गई हैं। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से। इसमें कहा गया कि अगर कोई भी जो कानून है 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा तो उसकी न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय की, वो सीमित हो जाएगी। फिर 10वीं अनुसूची, ये दल बदल कानून से संबंधित है। ये 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, उसके अंतर्गत शामिल की गई थी। ये दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची है वो पंचायतों से संबंधित है और 12वीं अनुसूची जो है ये नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर पंचायत से संबंधित है, जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनसे संबंधित है 12वीं अनुसूची। तो 11वीं को जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से और 12वीं को जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1992। तो ये दोनों स्थानीय स्वशासन से संबंधित अनुसूचियां हैं। तो इस तरीके से कुल 12 अनुसूची हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भाग हैं 22। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित हैं। तो भाग 2, आंसर सी होगा इसका। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों से संबंधित है? तो संघ और राज्यों के बीच जो विधायी शक्तियों का बंटवारा है वो किस भाग में है? तो इसका भाग 11 और अध्याय 1 जो है वो विधायी शक्तियों से संबंधित है, संघ और राज्यों की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची है तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो पहली अनुसूची जो है राज्यों के नामों से संबंधित है और राज्य क्षेत्र का ब्यौरा भी इसके माध्यम से दिया जाता है। तो पहली अनुसूची राज्यों के नाम से है। भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में।
ये क्वेश्चन जो है इसकी भाषा थोड़ी गलत लिखी हुई है। इसमें कहा गया है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना किसमें सम्मिलित किया गया है, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची में। तो ये मतलब जो भूमि सुधार से संबंधित अधिनियम हैं उनको संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित जो मामला है वो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इसकी भाषा को लेके मुझे डाउट हो रहा है। तो आप ये याद रखिएगा कि जो भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा संबंधी प्रश्न होता है वो 9वीं अनुसूची में शामिल है, और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन के माध्यम से। साथ ही साथ मैं कुछ आपको और अनुसूचियां भी बता दे रहा हूँ। 8, 9, 10, 11, 12 मतलब हम लोगों ने देख ही लिए 9, 10, 11, 12। जो चतुर्थ अनुसूची है वो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन चतुर्थ अनुसूची में आ जाता है। 5वीं अनुसूची जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रबंधन से संबंधित है, और 6ठी अनुसूची जो है वो जनजातीय क्षेत्रों के प्रबंधन से संबंधित है, वो भी 4 राज्यों के, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रबंधन से संबंधित जो अनुसूची है वो 6ठी अनुसूची है। 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है, जिसमें राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची आ जाता है। बची तीसरी अनुसूची, तो उसमें शपथ का प्रारूप है, और दूसरी अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध हैं, और पहली अनुसूची में पहले ही बता चुका हूँ, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध पहली अनुसूची में है। तो इस तरीके से 12 अनुसूचियां हम लोगों ने देख ली। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में या किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है ये। तो आर्थिक योजना का विषय समवर्ती सूची में शामिल है, तो इसे आप याद रखिएगा। आर्थिक योजना मतलब आर्थिक नियोजन, प्लानिंग, ये सभी जो चीज़ें हैं वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल है। मैंने ये क्वेश्चन जानबूझकर दोबारा रखा है क्योंकि आर्थिक योजना और आर्थिक नियोजन ये दोनों शब्द एक ही अर्थ रखते हैं। तो कई बार शब्द दूसरा पूछ लिया जाए आर्थिक नियोजन या आर्थिक योजना की जगह पे, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है। तो अब आपको इसका आंसर पता ही होगा, समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो और टेलीविजन, विदेशी मामले। देखिए विदेशी मामले ये संघ सूची का विषय है। रेडियो और टेलीविजन भी जो है वो भी प्रसारण के अंतर्गत आ जाता है, ये भी संघ सूची का विषय है। पुलिस जैसा कि हम जानते हैं ये राज्य सूची का विषय है। तो अब कौन सा आंसर बचा है इसका, आपराधिक मामले। तो आपराधिक मामले जो हैं वो समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि। निखात निधि जो है वो राज्य सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये भी राज्य सूची का विषय है, और प्रति व्यक्ति कर भी राज्य सूची के अंतर्गत आ जाता है। तो बी, सी, डी ये सब राज्य सूची के अंतर्गत हैं। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। लेकिन ये याद रखिएगा, जनगणना जो है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है, ये आपको भी पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है, पुलिस भी राज्य सूची का विषय है,
रक्षा संघ सूची के अंतर्गत आ जाता है। तो जो शिक्षा बचा है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत है। इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। तो इसका आंसर होगा शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया 24वें संविधान संशोधन द्वारा, 25वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा या 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखे इस लेक्चर में लगभग 40 के करीब महत्वपूर्ण पॉलिटी के क्वेश्चन। तो इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।